तो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार लर्निंग में। तो चलिए आज हम जीके के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसके ऑप्शन है, पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 ईस्वी में। और किसने किया था? राम बहादुर दया सहनी ने। राम बहादुर और दया सहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? कि उस समय पक्की ईंट से बनी इमारतें थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग से नगरे तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु घाटी में जो भी निवासी थे कौन थे? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मेगास्थनीज का दूत था। मेगास्थनीज का दूत कौन था? तो इसके ऑप्शन से सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का और यूनानियों का। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सेल्यूकस का। मेगास्थनीज का दूत था सेल्यूकस का। और मेगास्थनीज यूनानी शासक था। कौन शासक था? यूनानी शासक था। सेल्यूकस निकेटर का मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसके ऑप्शन है, आर्थिक संबंध, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचय। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास। कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र है वो किस विषय पर थी? शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र मूल रूप से शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित थी। और चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो पुस्तक है किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो इसके ऑप्शन है, हिंदू, जैन, पारसी, बुद्ध। 4 ऑप्शन है। जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो इसका ऑप्शन है जैन, हिंदू, पारसी, बुद्ध। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक किस धर्म की है? त्रिपिटक तो बुद्ध धर्म की पुस्तक है। किस धर्म की पुस्तक है? बुद्ध धर्म की। और त्रिपिटक में कितने शामिल है? 3। तो देखिए त्रिपिटक में क्या क्या शामिल है? त्रिपिटक में 3 शामिल है। कौन कौन? देखिए, सूत पिटक, उसके बाद विनय पिटक। कितने पिटक होते हैं? विनय पिटक। और अधिधाम पिटक। तो त्रिपिटक में कितने होते हैं? सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधाम पिटक। और त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? तो बुद्ध धर्म की। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अशोक के धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? अशोक के धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसके ऑप्शन है, राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, इनमें सभी थी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। जो अशोक का धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? राज्य के प्रति वफादारी भी दिखाना है, शांति एवं अहिंसा भी, और बड़ों का सम्मान भी करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मौर्य समाज का 7 वर्ग में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया हुआ है। मौर्य समाज का 7 वर्ग में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया था? इसके ऑप्शन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसी में मौर्य समाज के 7 वर्ग में विभाजन का उल्लेख किया गया हुआ है। और सेल्यूकस निकेटर के दूत मेगास्थनीज किसके दूत थे? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस ऊपर बताया हुआ है, सेल्यूकस निकेटर के दूत थे मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय का मौर्य समाज का जिन 7 वर्गों में विभाजन हुआ है उनमें से देखिए कौन कौन वर्ग है।
सुनिए ध्यान से, दार्शनिक है पहला, पहला दार्शनिक, दार्शनिक। दूसरा है किसान, किसान। तीसरा है अहीर, अहीर। चौथा है कारीगर या शिल्पी, कारीगर या शिल्पी, कारीगर या शिल्पी। फिर पांचवा है सैनिक, सैनिक। छठा है निरीक्षर और सतवां है सदाभाव। जो मौर्य समाज का 7 वर्ग में विभाजन किया उस किस पुस्तक में किया हुआ है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया थे? इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे। और चीनी यात्री फाहियान कब आए थे? 399 से 414 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? 375 से 1414 ईस्वी में। पहली बात क्या पूछा है? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान कब आया था? तो 399 में आया था और कब तक रहा था? 414 तक रहा था। और इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक है? 375 से 1414 ईसा पूर्व। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन है ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चोल किस लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए प्रसिद्ध था, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते? जो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते? तो इसके ऑप्शन है शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडप। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। और यह ऊपर जो यह कहाँ रहता है? ऊपर किरीट कलश, किरीट कलश से शोभामय रहते हैं, शोभामय रहते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? गोपुरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ोदरा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में। अब हम्पी क्या था? मध्यकालीन हिंदू साम्राज्य विजयनगर की राजधानी थी। हम्पी क्या थी? मध्यकालीन विजयनगर की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी। और हम्पी क्या था? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और यह यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया हुआ है। हम्पी कौन है? विश्व विरासत सूची में यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वह प्रथम शासक कौन था जिसके शासन के सिद्धांत को सजाए के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बलबन। कौन थे? बलबन, पूरा वो होगा बलबन। बलबन को क्या कहते? जिसके शासक के सिद्धांत को सजाओ के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। और बलबन का शासनकाल कब से कब था? 1266 से 1286। कितने साल शासन किया? 20 साल शासन किया। और बलबन का एक और नाम क्या था? ग्यासुद्दीन बलबन। बलबन का एक और नाम क्या था? ग्यासुद्दीन बलबन। और यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसके अपने राज्यत्व सिद्धांत के विस्तार की व्याख्या के दिए एक पहला सिद्धांत जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था।
उसके जो कुछ सिद्धांत इस प्रकार है। राजवंश अथवा राजा के वंश से संबंधित, जो भी राजवंश होगा वो राजा के राजवंश से संबंधित होगा। राजत्व को देवी संस्था मानते हुए उसे स्पष्ट किया गया कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व, अतः उसका स्थान पैगंबर के बाद है। देखिए वो क्या बोलता है, तो वो इसका क्वेश्चन क्या है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने राजा के सिद्धांत को सजाओ कि ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत प्राप्त, तो वो बलबन था। बलबन का शासनकाल कब से कब था, 1266 से 1286 तक। वो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जो यह मानता था कि अपने राज्य का विस्तार करना, और क्या कहता था, जो भी राजा होगा वो राजवंश का होगा। राजा का मतलब यह है कि वह मतलब जो भी ईश्वर है, ईश्वर का दूत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो इसके ऑप्शन है 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 12वीं शताब्दी में। भारत का कागज का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? 12वीं शताब्दी में। भारत में कागज का प्रयोग 11वीं शताब्दी में अज्ञात था, मतलब उसका अभी तक पता नहीं लगाया गया था, लेकिन 12वीं शताब्दी में इसका प्रचलन होने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? इसके ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ। और वह कौन किए थे? पुर्तगाली पुजारियों ने। कौन किए थे? पुर्तगालियों पुजारियों ने इसका विस्तार किया था, पुर्तगाली पुजारियों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? इसके ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। और इसकी स्थापना किसने की थी? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कब किया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय तीसरे मुगल सम्राट अकबर थे, और उनका शासनकाल कब से कब था? 1556 से 1605 कब से था? 1556 से 1605 ईस्वी तक भारत में शासन था। तो भारत में किसके काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर के काल में उसकी स्थापना किसने की? एलिजाबेथ ने। कब की? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से 1605 ईस्वी तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किसी देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? तो इसके ऑप्शन है सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर को अंग्रेजों ने देशी रियासत में नहीं मिलाया था। उसका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख 1885 से 1886, मतलब एक साल ये युद्ध हुआ था के बाद सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। सिंध को कब जब 1885 से 1845 से 1846 में जो युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने सिंध को अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन 1856 ईस्वी में सतारा को और 1848 को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो किसको नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य, गांधी जी जो नमक यात्रा तोड़े थे तो उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन है नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी,
वो सब चाहते हैं, नमक कानून को तोड़ना भी चाहते थे, सरकार जो उस पर अंग्रेज जो उस पर टैक्स लगा रहे थे उसको भी कटौती करना थे, आम लोगों को राहत देना चाहते थे। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन है असम, केरल, पंजाब, बंगाल। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह असम, केरल, पंजाब, बंगाल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। और ये विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। केरल के मालाबार क्षेत्र के किसानों के द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किया गया था। क्यों किया गया था? मालाबार क्षेत्र के किसानों के द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध मोपला विद्रोह किया गया था। इस आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? अली मुस्लियार। अली मुस्लियार इसका मुख्य शासक कौन था? अली मुस्लियार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन किस? इसका ऑप्शन है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। उसके लॉर्ड कर्जन ने कब? 1899 से 1905 के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ इसके विरुद्ध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात किया। तो लॉर्ड कर्जन कब से कब तक? 1899 से 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इसके साथ इसके विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात किया। 1905 ईस्वी में बनारस में किसने? गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में संपूर्ण कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया और इसके स्वरूप देशव्यापी हो गया। भारत में सौंदर्य आंदोलन किस दौरान हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बंगाल विभाजन विरुद्ध आंदोलन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने इसका सूत्रपात किया था। और इसमें 1905 ईस्वी में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसके ऑप्शंस है 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1929। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में। और किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया। इसी के बाद उनके नेतृत्व में बिहार में किसान सभा आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन 1929 में किया था और उन्हीं के द्वारा बिहार में किसान आंदोलन आरंभ हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? बिहार एक अपना अलग राज्य कब बना? इसके ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत काउंसिलिंग अधिनियम 1909, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1947। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो किस नियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसमें दो राज्य अलग हुए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव जितना बता दिया गया, इसके बाद 5 से 6 वीडियो के बाद सब्जेक्टिव का क्लास कराया जाएगा, जिसमें हर चैप्टर से लेके जैसे मॉडर्न इंडिया जो भी हिस्ट्री में आता है, सोशल साइंस में आता है, वो सारा सब्जेक्टिव में पढ़ाया जाए। इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।